नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज की हमारी चर्चा का विषय है जैनेन्द्र कुमार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध बाजार दर्शन। यह निबंध हमें बाजार और उपभोक्तावाद के साथ हमारे रिश्ते को समझने का एक नजरिया देता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और ये विषय जितना पुराना है उतना ही आज के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के बाद हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक हैं। वो क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कथाधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और एक गंभीर चिंतक भी थे जिन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बाजार दर्शन निबंध कई दशक पहले लिखा गया था, लेकिन जब आप इसे आज के अमेज़न, इंस्टाग्राम और मॉल कल्चर के दौर में पढ़ते हैं तो लगता है जैसे यह कल ही लिखा गया हो। बिल्कुल। ये सिर्फ खरीदारी के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान, दर्शन और अर्थशास्त्र से जुड़े गहरे सवालों को उठाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। निबंध की शुरुआत ही एक बहुत ही आम घर घर के लगने वाले किस्से से होती है। हाँ, वो दोस्त वाला किस्सा। जी। लेखक के एक दोस्त बाजार गए थे कोई मामूली सी चीज लेने, पर लौटे तो साथ में बहुत सारे बंडल थे। और जब पूछा गया कि ये सब क्या है तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया, ये जो साथ थीं। सारा दोष पत्नी पर डाल दिया। हाँ, पर लेखक इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि असली वजह कुछ और है, मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि लेखक इसे किसी एक व्यक्ति की आदत या पत्नी की जिद का मामला नहीं बनाते। सही। वो इसे पैसे की शक्ति, जिसे वो परचेजिंग पावर कहते हैं, उसका सवाल बनाते हैं। पैसा एक पावर है, एक ऊर्जा है, और लोग उस पावर को महसूस करने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल। सामान उनके अपने लिए कम और उस परचेजिंग पावर के प्रदर्शन के लिए ज्यादा होता है। और आज के दौर में तो ये परचेजिंग पावर का प्रदर्शन ये एक सोशल मीडिया इवेंट बन गया है, जिसे हम फ्लेक्स कल्चर या अनबॉक्सिंग वीडियोस कहते हैं। वो असल में इसी मनी बैग की गर्मी का डिजिटल रूप ही तो है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये प्रदर्शन का मनोविज्ञान है, लेकिन इसी के साथ लेखक एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। हाँ, वो संयमी लोगों वाला। जी। कुछ लोग होते हैं जो पैसे को फिजूल नहीं समझते। वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हैं और उस बढ़ते हुए अंक को देखकर गर्व महसूस करते हैं। तो एक तरह से दोनों ही स्थितियों में केंद्र में पैसा ही है। एक खर्च करके अपनी ताकत दिखाता है और दूसरा उसे जोड़कर। दोनों ही पैसे की शक्ति के गुलाम है, बस तरीका अलग अलग है। तो पैसा दोनों ही सूरतों में इंसान पर हावी है, और इसमें बाजार एक बड़ा किरदार निभाता है। लेखक बाजार को शैतान का जाल कहते हैं। वो कहते हैं कि बाजार ऐसा सजा सजा कर माल रखता है कि कोई बेहया ही होगा जो उसमें न फंसे। और वो हमें बुलाता है पर उसका आमंत्रण मूक होता है। हाँ, और यही मूक आमंत्रण हमारे अंदर चाह जगाता है। चाह यानी अभाव का एहसास कि अरे हमारे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और चाहिए। बिल्कुल। और वो मूक आमंत्रण बहुत शक्तिशाली होता है। उसमें आग्रह नहीं होता, क्योंकि अगर कोई सेल्समैन पीछे पड़ जाए तो शायद हम चिढ़कर उसे मना कर दें। हाँ, आग्रह तो तिरस्कार जगा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऊंचे बाजार का वो शांत सजा धजा आमंत्रण, वो खूबसूरत डिस्प्ले, वो हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास कितना कम है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हम ऑनलाइन सेल में सिर्फ एक किताब खरीदने जाते हैं और वो पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट के जाल में फंस जाते हैं। बहुत सटीक तुलना है। वो मूक आमंत्रण असल में आज के दौर का एल्गोरिदम है, जो हमारी इच्छाओं को शायद हमसे बेहतर जानता है। हाँ, और ये किस्सा तो और भी ज्यादा दिलचस्प है लेखक के दूसरे दोस्त का। अच्छा, वो जो खाली हाथ लौट आए थे। गए और शाम को खाली हाथ लौट आए। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ खरीदने का मन कर रहा था, और अगर एक चीज खरीदता तो उसका मतलब था कि बाकी सब कुछ छोड़ देना, पर वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अंत में कुछ भी नहीं ले सके। कुछ भी नहीं। अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बाजार के जादू के काम करने का तरीका है। कैसे? ये जादू आंख के रास्ते काम करता है, और सबसे ज्यादा असर तब करता है जब जेब भरी हो पर मन खाली हो। मन खाली हो, इसका क्या मतलब है? मन खाली हो का मतलब है कि मन में कोई लक्ष्य या स्पष्टता ना हो। जब हमें पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं, तो बाजार की हर चीज हमें अपनी ओर खींचती है। हर चीज अपनी जरूरत लगती है। हाँ, और लेखक इसी को सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि इसका नतीजा असंतोष,
तृष्णा और ईर्ष्या होता है, जो इंसान को हमेशा के लिए बेकार बना सकता है। लेखक कहते हैं कि ये फैंसी चीजें आराम नहीं बल्कि जीवन में खलल डालती हैं। हाँ, और हमारे अभिमान को और बढ़ाती हैं। इस जादू से बचने का कोई उपाय बताया? बिल्कुल, एक सीधा उपाय बताया गया है। बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जैसे लू में जाने से पहले पानी पीकर जाना चाहिए, वैसे ही मन में लक्ष्य भरकर बाजार जाना चाहिए। पर मन खाली ना होने का मतलब मन का बंद होना भी नहीं है ना? सही सवाल है। लेखक कहते हैं कि इच्छाओं को जबरदस्ती रोकना वो तो हठ योग है, जड़ता है, वो समाधान नहीं है। तो इसका सबसे सटीक उदाहरण है पड़ोस में रहने वाले भगत जी। वो चूरन बेचते हैं। सालों से उनका नियम है कि जैसे ही 6 आने की कमाई हो जाती है, वो बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। जी, वो चाहते तो मालामाल हो सकते थे, पर उन पर बाजार का जादू कोई असर नहीं कर पाता। और भगत जी का चरित्र ही इस निबंध का मर्म है असल में। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि भगत जी में वो कौन सी शक्ति है। हाँ, लेखक उसे आत्मिक, नैतिक या धार्मिक बल कहते हैं। ये वो बल है जहां तृष्णा और बटोर कर रखने की इच्छा होती ही नहीं। ये पैसे की व्यंग शक्ति को भी हरा देता है। हाँ, ये पैसे की व्यंग शक्ति वाली बात बहुत गहरी है। ऐसा अक्सर महसूस होता है जब ट्रैफिक में बगल से कोई महंगी गाड़ी गुजरती है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, ये एक तरह का सामाजिक ताना लगता है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं और पास से धूल उड़ाती हुई एक मोटर कार निकल जाए। वो कार आपके कलेजे को कौंधती हुई एक व्यंग की लकीर की तरह आर पार हो जाती है। जैसे किसी ने उंगली से दिखाकर कहा हो, देखो इसका नाम मोटर है और तुम इससे वंचित हो। सही। ये एहसास मन में इतनी कड़वाहट भर सकता है कि हम अपने सगे संबंधियों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। सोचने लगते हैं कि हम किसी मोटर वाले के घर क्यों नहीं पैदा हुए। ये है पैसे की व्यंग शक्ति। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या भगत जी का तरीका आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? अगर कोई अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, तो क्या ऐसा ना करना एक तरह का भोलापन नहीं है? देखिए, ये एक बहुत वैध आलोचना है और आधुनिक अर्थशास्त्र शायद भगत जी को एक अकुशल व्यवसायी मानेगा। लेकिन जनेंद्र कुमार का नजरिया आर्थिक नहीं, दार्शनिक है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई 6 आने कमाए। वो भगत जी के जरिए ये दिखा रहे हैं कि असली शक्ति पैसे में नहीं, संतोष में है। अच्छा, भगत जी के सामने पैसे की ये व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो जाती है, पानी पानी हो जाती है। ये भोलापन नहीं, ये अपनी जरूरतों को परिभाषित करने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाजार से नफरत करनी चाहिए या उसे पूरी तरह नकार देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस निबंध की खूबसूरती है। ये किसी भी तरह के अतिवाद के खिलाफ है। लेखक भगत जी का बाजार में घूमने का तरीका बताते हैं। हाँ, वो रोज चांदनी चौक से गुजरते हैं। वो खुली आंख, संतुष्ट और मग्न होकर बाजार से गुजरते हैं। वो बाजार को कोसते नहीं हैं। उनकी आंखों में हर चीज के लिए एक आशीर्वाद जैसा भाव है, विद्रोह नहीं। सही। वो फैंसी स्टोरों पर नहीं रुकते, सीधे एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, अपना जरूरत का जीरा और काला नमक लेते हैं और चले आते हैं। हाँ, उनकी जरूरत पूरी होने के बाद पूरा चांदनी चौक उनके लिए बेकार हो जाता है। उसकी सत्ता उनके लिए खत्म हो जाती है। यहाँ पर बात बहुत साफ हो जाती है। बाजार उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां उनकी जरूरत की चीज मिलती है। जरूरत पूरी हुई और बाजार का आकर्षण खत्म। और यहीं एक बहुत गहरी बात सामने आती है। बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है। और जो लोग ये नहीं जानते, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार को एक विनाशक, शैतानी शक्ति देते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। और बाजारूपन का मतलब है कपट का बढ़ना। लेखक कहते हैं कि इससे लोगों के बीच सद्भाव घटता है। लोग भाई भाई या पड़ोसी नहीं रह जाते, वे सिर्फ ग्राहक और बेचक बनकर रह जाते हैं, एक दूसरे को ठगने की घात में। हाँ, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखने लगता है। और अंत में लेखक इस पूरी चर्चा को अर्थशास्त्र के एक बड़े सवाल से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र असल में अर्थशास्त्र है ही नहीं, वो अनीति शास्त्र है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो इंसानियत को नहीं बल्कि सिर्फ कपट और मुनाफे को बढ़ावा दे। ये तो आज की विनर टेक्स ऑल वाली कॉर्पोरेट दुनिया पर सीधी टिप्पणी लगती है। एकदम। जिनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जब अर्थशास्त्र नैतिकता से अलग हो जाता है तो वो समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करता है। गांधी जी भी यही कहते थे। तो आज हमने देखा कि कैसे जैनेंद्र कुमार का ये निबंध हमें बाजार को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। परचेजिंग पावर के नशे से लेकर भगत जी के संतोष तक,
ये हमें सिखाता है कि बाजार में जाने से पहले खुद को जानना कितना जरूरी है। और निबंध में जो सबसे बारीक फर्क बताया गया है, मन खाली होने और मन बंद होने में, वो आज भी सबसे बड़ा सवाल है। सही बात है। लेखक कहते हैं कि हमें सभी इच्छाओं का दमन नहीं करना है। तो सोचने के लिए एक सवाल ये है कि आज की इस दुनिया में, जहां अनगिनत विकल्प और एल्गोरिदम हम पर हावी हैं, कोई अपने मन को भरा हुआ यानी फोकस्ड कैसे रखे बिना उसे दुनिया के लिए बंद किए। हम सब अपने जीवन का जीरा और काला नमक कैसे खोजें, और उसे पाने के बाद बाकी के जगमगाते बाजार को देखकर मुस्कुराते हुए कैसे आगे बढ़ जाएं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।